हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर पेन के बारे में। कंधे के अंदर दर्द आने के डिफरेंट जो रीजंस होते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आप में से काफ़ी लोगों को शोल्डर प्रॉब्लम्स रहती हैं। मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट्स आती हैं कि शोल्डर के बारे में कोई वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन से डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, किन कारणों की वजह से आपको शोल्डर में, आपके कंधे में दर्द आ सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस हम लोग इन तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए कराते हैं, और क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल होती हैं इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है, उसे कहते हैं शोल्डर पेरीआर्थराइटिस, या आपने आम भाषा में उसको सुना होगा फ्रोजन शोल्डर। टेक्निकल टर्म्स में हम इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। क्या होता है ये फ्रोजन शोल्डर? देखिए, फ्रोजन शोल्डर में प्रॉब्लम होती है आपके कैप्सूल में। तो आपके जो जॉइंट के आसपास, जो कंधे के आसपास जो कैप्सूल है, जो इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कैप्सूल अकड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यूजुअली 30-40 साल के बाद देखी जाती है। बहुत ज़्यादा कॉमन होती है डायबिटिक लोगों में, जिन लोगों की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम्स हैं। डायबिटीज़ अगर आपकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, थायराइड आपके जो लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, अनकंट्रोल्ड है, तो इस तरह के पेशेंट्स में शोल्डर के अंदर पेरीआर्थराइटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? आपके शोल्डर के अंदर आपको पेन होने लगेगा, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी आपके शोल्डर की जो मूवमेंट्स हैं वो प्रोग्रेसिवली कम होती जाती हैं। तो इनिशियल फेज में जब बीमारी शुरू होगी, आप कहीं ना कहीं अपना हाथ की जो मूवमेंट है वो पूरी कहीं ना कहीं ऊपर तक लेके आ पाएंगे, बट जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी, दिन बीतेंगे, तो आपकी ये मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। प्रोग्रेसिव स्टिफनेस आती जाती है, मूवमेंट्स करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, पीछे हाथ लेके जाने में या हाथ ऊपर उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कि आपका इसमें यूजुअली एक्सरेज करवाए जाएंगे जो मोटे मोटे तौर पे नॉर्मल आएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम बोन्स और जॉइंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कैप्सूल में है। तो डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, और इन केस हमें कहीं पे उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ज़रूरत लगती है तो हम लोग आपको एमआरआई एडवाइस करेंगे। अच्छी बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक 90 से 95% लोगों में कंजर्वेटिव रहता है। तो पेशेंट्स में कुछ मेडिकेशंस वगैरह का रोल होता है, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ का रोल होता है, पर मैक्सिमम लोगों में इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जैसे जैसे आपकी बीमारी पुरानी होती जाएगी, आपकी मूवमेंट कम होती जाएगी, और वो पेशेंट्स में काफ़ी बार मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी उतना रिकवरी नहीं लेके आ पाती जितना अगर हम पेशेंट्स को पहले देखेंगे तो उसमें हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। जिनमें दिक्कत ज़्यादा है उसमें इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, मैनिपुलेशंस की जाती है, शोल्डर मैनिपुलेशंस की जाती है, और इन केस प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सिवियर है तो हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली इस कैप्सूल्स को रिलीज कर देते हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज कहते हैं। दूरबीन के द्वारा आपके कैप्सूल को रिलीज कर दिया जाएगा और आपकी मूवमेंट को वापस लेकर आने में हेल्प की जाएगी। तो ये था शोल्डर पेरीआर्थराइटिस के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है जो शोल्डर पेन कर सकता है, वो होता है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। क्या है ये रोटेटर कफ? देखिए, जो रोटेटर कफ है ये 4 मसल ग्रुप से बनता है। सामने की तरफ सबस्कैपुलरिस होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर। ये 4 मसल के नाम हैं जो मिल के रोटेटर कफ बनाते हैं, और यही रोटेटर कफ हमारे हाथ की मूवमेंट का कारण होता है। अब किसी कारणवश अगर इस रोटेटर कफ में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, या कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से इस रोटेटर कफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का रूप ले लेती है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस में आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और जैसे जैसे दिन हफ्ते बीतेंगे ये पेन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो जाएगा। कुछ लोगों को ये चोट लगने की वजह से हो सकता है, अगर आप कहीं गिरे हैं और उस गिरने की वजह से आपके रोटेटर कफ में सूजन आ गई है। तो इस रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस में आपको होगा क्या? देखिए, आपको आपके कंधे में पेन आएगा, दर्द होगी, और रात को कैरेक्टरिस्टिकली जो इसका सिम्टम होता है वो होता है कि पेशेंट्स जब रात को सोने की कोशिश करते हैं, ये पेन उस टाइम एग्जैजरेट हो जाता है, पेन बढ़ जाता है, और लोगों की रात की नींद इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। प्रोग्रेसिव स्टिफनेस होती है, लेकिन ये स्टिफनेस उतनी खराब नहीं होगी जितनी आपको पेरीआर्थराइटिस में हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में क्या करना होता है? देखिए, जब भी आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलेंगे तो इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली स्टार्टिंग में एक्सरेज करवाए जाते हैं, बट कंफर्म करने के लिए यूजुअली एमआरआई की हेल्प ली जाएगी। एमआरआई के अंदर अगर टेंडिनाइटिस में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा सूजन नहीं आई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक
मेडिकेशंस में, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या मेडिसिन में आप रिकवरी नहीं दिखाते हैं तो आपको कभी कभी आपके जॉइंट के अंदर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे आपके अंदर की इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाएगी, एडीमा सबसाइड कर जाएगा और मोस्टली पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स मेडिसिन और इंजेक्शंस में रिकवरी नहीं दिखाते हैं तो उन लोगों में हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं दूरबीन के द्वारा। अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन आ रखी है, जो भी सब एक्रोमियल बर्साइटिस डेवलप हो गया है, उस सब को क्लियर कर दिया जाता है और पेशेंट में सिम्टम्स काफ़ी रिलीव हो जाते हैं दूरबीन के इलाज के बाद। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है, वो है रोटेटर कफ में टेयर हो जाता है। तो पहले स्टेज में हमने जो डिस्कस किया वहां पे आपका जो रोटेटर कफ की जो मसल थी वो सिर्फ सूज रखी थी, इसी कारणवश ये रोटेटर कफ फट जाता है, टेयर हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जो आपको शोल्डर में पेन कर सकता है, आपके कंधे में दर्द का कारण बन सकता है। ये काफ़ी बार एज रिलेटेड भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके रोटेटर कफ की मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं कि छोटी सी चोट, आप घर पे थोड़ा सा कहीं पे गिर जाते हैं, हाथ के बल गिर जाते हैं या कोई ऐसी चोट जो आपको बहुत ही ट्रिवियल लगे लेकिन कभी कभी वो वीक मसल को फाड़ सकती है और उसकी वजह से रोटेटर कफ टेयर्स हो जाते हैं। ट्रॉमा के बाद या डीजनरेशन के बाद चाहे कोई भी कारण हो, अगर आपका रोटेटर कफ फट जाएगा तो पेशेंट को सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। आपको अपने हाथ उठाने में डिफिकल्टी होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा, नाइट पेन बहुत ज़्यादा बुरा होता है, आपकी रात की नींद इससे डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। और कैरेक्टरिस्टिकली इसमें क्या देखा जाता है कि एक्टिव मूवमेंट, यानी कि जो आप अपना हाथ अगर खुद से उठाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो पैसिव मूवमेंट होती है, पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है अगर कोई दूसरा इंसान अगर आपका हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो वो उठा पाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिकली आपको ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं रोटेटर कफ टेयर हुआ है। अगर आपकी एक्टिव मूवमेंट भी नहीं है, यानी कि आप खुद से हाथ नहीं उठा रहे, और अगर आपको कोई दूसरा इंसान भी आपका हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा है तो उसका मतलब होता है मूवमेंट्स इन जनरल रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। और ये देखा जाता है पेरी आर्थराइटिस में, फ्रोजन शोल्डर में। तो इन दोनों बीमारियों में हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। क्या इलाज होता है रोटेटर कफ टेयर का, क्या इन्वेस्टिगेशंस होती है? देखिए, एक्सरेज और एमआरआईज की हेल्प से हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। मोस्टली एमआरआई स्कैन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कितना टेयर है, कितना एक्सटेंट है, कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर आपको टेयर हो गया है तो मोस्ट कॉमनली इसमें आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनी ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन के द्वारा आपके जो अंदर की मसल टिश्यूज फट गए हैं उसको रिपेयर कर दिया जाता है सूचर एंकर्स की हेल्प से। कभी कभी हम लोग इसमें मिनी ओपन टेक्निक से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर माइनर इंसिजन्स के द्वारा हम लोग आपका रोटेटर कफ रिपेयर कर देते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन आ सकता है, वो जो बिल्कुल शोल्डर से रिलेटेड ही नहीं होता, वो होता है नेक प्रॉब्लम्स के अंदर। अब ये एक बहुत बहुत कॉमन सिनेरियो है जो ओपीडी प्रैक्टिस में भी हम लोगों को काफ़ी बार देखने को मिलता है कि आप लोग हमारे पास ओपीडी बेसिस पे जब भी आते हैं तो आप शोल्डर पेन को लेके आते हैं, लेकिन जो कॉज है, जो आपका कारण है, वो शोल्डर के अंदर नहीं है, वो कंधे के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सर्वाइकल इश्यूज की वजह से हो रहा है। अगर आपकी गर्दन की हड्डी ठीक नहीं है, स्पॉन्डाइलोसिस हो रखा है या कोई नर्व कंप्रेशन हो रखा है जिसकी वजह से आपको रेडिकुलर पेन हो रहा है, यानी कि आपकी अगर सर्वाइकल की नस कभी कभी अगर पिंच हो जाएगी या दब जाएगी तो उसका पेन शोल्डर को रेडिएट कर जाता है। इसके अंदर आपका मेन जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो सर्वाइकल इश्यूज को जब सेटल किया जाता है तो शोल्डर पेन में काफ़ी रिकवरी हो जाती है। शोल्डर के सारे स्कैन, सारे एक्सरेज नॉर्मल आएंगे, तो इसके अंदर हमें जो मेन डायग्नोसिस करनी होती है वो ये भी करनी होती है कि आपको प्रॉब्लम शोल्डर के अंदर है या आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के अंदर है। ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, शोल्डर प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह की डायग्नोसिस में आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प लेनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन्स आ सकते हैं, वो होता है शोल्डर डिसलोकेट या शोल्डर सबलक्सेट होना। स्पेशली कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली जो एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं या कुछ खेलते वक्त या कभी इस तरह की एक्टिविटी करते वक्त आपका शोल्डर जॉइंट के आसपास के कैप्सूल रप्चर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और इस डिसलोकेशन की वजह से आपके लेब्रम में टेयर हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंका टेयर।
और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके जो शोल्डर का जो हेड है, जो ह्यूमरस का जो हेड है, उसकी बोन में भी डैमेज हो जाता है, जिसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। अब ये दो लीजन्स की वजह से आपको शोल्डर में पेन आ सकता है। इन केस आपका शोल्डर डिसलोकेट होकर वापस रीलोकेट हो भी गया है, लेकिन ये दो लीजन्स कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज जिसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन हो सकता है। डायग्नोसिस करने के लिए यूजुअली हम सीटी और एमआरआई की हेल्प लेते हैं। अगर बैंकट या हिल सैक लीजन्स काफी बड़ी होती है तो इसका ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर है, दूरबीन के द्वारा जो लेबरल टेयर हुआ है उसको रिपेयर कर दिया जाए, ताकि इस तरह के शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस फ्यूचर में इंक्रीज ना हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जो शोल्डर पेन कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कारण जिसके वजह से आपको आपके कंधे में दर्द आ सकता है वो होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस। एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस एक तरह का जोड़ का आर्थराइटिस है, गठिया है, जो ऊपर की तरफ आपके शोल्डर के जो ऊपर की तरफ एक जॉइंट होता है जिसको हम AC जॉइंट कहते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इस जॉइंट के अंदर अगर कभी भी घिसावट आ जाती है या आर्थराइटिस आ जाता है तो आपका जो पेन होगा वो पेन ऊपर की तरफ होता है, और ये पेन इंक्रीज हो जाएगा जब कभी भी आप अपना हाथ अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिकली एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्थराइटिस में होता है। ये तरह के पेन्स यूजुअली उन लोगों में देखे जाते हैं जो लोग काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या भारी सामान काफ़ी उठाते हैं। पेन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों की नाइट पेन्स भी शुरू हो जाती हैं, रात को नींद भी खराब हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज के अंदर आपको ये आर्थराइटिस दिख सकता है, और अगर उस एक्सरेज में ढंग से ना दिखे तो हम लोग इसके लिए एमआरआई स्कैन्स भी करा सकते हैं। यूजुअली इस तरह के एक्रोमियोक्लेविकुलर पेन्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से। तो कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी मोडालिटीज दे वर्क वंडर्स इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। पेन अगर ज़्यादा है, नहीं रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, तो कुछ इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं, और इन केस पेशेंट को ना दवाई से ना इंजेक्शन से रिस्पांस आए तो इसमें एक तरह की सर्जरी कर दी जाती है। आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग थोड़ा सा जो जॉइंट का जो डिस्टल पार्ट का जो हिस्सा होता है, जो डिस्टल क्लेविकल होती है, उसको रिसेस कर देते हैं ताकि आपकी ये पेन में आपको उससे छुटकारा मिल सके। तो एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू था जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से डिफरेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको आपके कंधे में दर्द आ सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है। शोल्डर की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो इसके लिए आपको अपने शोल्डर की प्रॉब्लम्स के लिए अपने शोल्डर सर्जन को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े नहीं। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।